ये देखिए, मैं एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास छोटे शहर का, जिसको अंग्रेजी नहीं आती ऐसे परिवार से आया हूँ, एक टीचर का बेटा हूँ। तो मैं ज़्यादा ये सफलता, सक्सेस, ये सब मुझे समझ में भी नहीं आता। मैं वही हूँ जो आप पहले था, जो लोग जानते हैं, और मैं वही रहने वाला हूँ। तो ऐसा मुझे उसमें मत मानो आप। लेकिन ये सक्सेस किसकी है, मैं बताता हूँ सक्सेस किसकी है। आज मैं फ्लाइट में जब चल रहा था, तो जब हम लोग आ रहे थे, तो जो सिक्योरिटी वाला बाहर जो चेक था, उसके चेहरे पे वो खुशी थी जो किसी माँ के चेहरे पे एक बच्चा पैदा होने। आगे चल के जो वो बग्गी चलाते हैं वहाँ एयरपोर्ट पे, वो लोग जो स्टारबक्स में सामान बेचते हैं, इलीट लोग जो थे टाई सूट वाले, वो देखते थे, पहचानते थे, कुछ नहीं बोलते। तो ये लोग दौड़ दौड़ के मेरे पास आ रहे थे। उनके चेहरे पे वो भाव था, जब बहुत लेट किसी के बच्चा हो तो जो खुशी होती है, एक असंभव चीज जब संभव हो जाए तो खुशी होती है। तो सबसे पहले तो ये जो सफलता है, ये मेरी नहीं है। मैं इसको कैटेगोरिकली ऑन द रिकॉर्ड्स आज पहली बार डालना चाहता हूँ। और अगर आप थोड़ा भी मेरा सम्मान करते हैं, तो आज के बाद प्लीज़ इस सफलता को मुझसे ना जोड़ें। मैं सिर्फ एक माध्यम था। ये ऐसी चीज़ें सरस्वती के आशीर्वाद से होती हैं, इसके पीछे बहुत डिवाइन फोर्सेस होती हैं। आप माने चाहे ना माने, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ऐसा है। एक आइडिया का टाइम आ गया था, उसको होना ही था। चूंकि मैं शिव और सरस्वती का उपासक हूँ, इसलिए मुझे कश्मीर का विषय मिल गया। पर ये सक्सेस है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, ये सक्सेस है टीकालाल टपलू जी की, ये सक्सेस है जस्टिस नीलकंठ गंजू जी की, ये सक्सेस है उन एयरफोर्स ऑफिसर्स की जिन्होंने अपनी जान यासीन मलिक की गोलियों से, ये सक्सेस है गिरजा टिक्कू जी की, उनके बच्चों की। वो हर व्यक्ति, कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, उसमें बहुत वर्ष लगते हैं, युग लगता है। मैं जब शूट कर रहा था कश्मीर में देवेंद्र, में तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, मैं चारों तरफ जब देखता था, वो एक बंजर जमीन, मैंने जमीन तो बहुत खूबसूरत है, पर एक बंजर जो जहाँ पे ना तो आज कोई संगीत है ना म्यूजिक है। तो मैं सोचता था एक वक्त में कैसे आए होंगे वहाँ पे मुखर्जी साहब, कैसे उन्होंने ऐलान किया होगा कि इसको बदलना है और इसको एक बनाना है, भारत का अखंड पार्ट, एक विधान, एक निशान, एक संविधान। टीकालाल टपलू जी इकलौते, मेरे ख्याल से दो ही, एक या दो वहाँ पे उस वक्त हमारी विचारधारा के लोग बीजेपी के थे, अकेले। मुझे लोगों ने बताया वो अकेले पैदल दिन भर घूमते ही रहते थे लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए। उनको क्यों मारा गया? वो पहले एक लीडर थे, इनको मारा गया। आपने इसमें भी देखा, वो कहता है कि किसको मारा? संतोष सतीश, मैं माफ करिए, सतीश कुमार टिक्कू। और वो इंटरव्यू में कहता है क्यों मारा? कहता हिंदू था। कहता हिंदू होना क्या कोई गुनाह है? कहता नहीं, आरएसएस का था। कहता आरएसएस का होना गुनाह है? कहता हाँ, हिंदू होना भी गुनाह है, आरएसएस का होना भी गुनाह है, कांग्रेस का होना गुनाह नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का होना गुनाह नहीं है, अर्बन नक्सल होना गुनाह नहीं है। दुर्गा को मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में अपनी आंखों से देखा है लिखा हुआ। क्या लिखा था दुर्गा, माँ दुर्गा के बारे में बता दूं, वो गुनाह नहीं है। लेकिन एक कश्मीर में एक ऐसी बीज डाल दिया गया कि हिंदू होना गुनाह है, और उससे लड़ते लड़ते जो भी फिगर है, चाहे वो 4 लाख है, चाहे 5 लाख है, लाखों में ना फंस गया, लेकिन सारे के सारे हिंदू आज वहां है ही नहीं। उनका जो संघर्ष है ये उसकी जीत है। उन्होंने कभी अपने बच्चों को ना तो पत्थर उठाने दिए, ना बदला लेना दिया। आपको यकीन नहीं आएगा साहब, हम जब रिसर्च कर 4 साल का इसमें रिसर्चर जब रिसर्च कर रहे थे, मैंने कहा कहीं ठीक है इन लोगों ने बदला लिख के लिए बंदूक नहीं उठाई, लाठी नहीं उठाई, पत्थर नहीं फेंका, पर कहीं पे कुछ हेट स्पीच तो होगी। ट्विटर में इधर उधर कहीं लिटरेचर में ऐसे में हेट स्पीच मतलब जिसने आपको जुल्म किया, जिसने आपको मारा, सताया, उसको लेके आप खूब गाली गलौज की। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, कहीं हेट स्पीच तक नहीं।
तो उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ सरस्वती की उपासना में लगाया, पढ़ाया, और उसका कारण आज ये है कि जितने कश्मीरी बच्चे हैं ये दुनिया में हर जगह, कहीं पॉलिसी मेकिंग में हैं, कहीं वो एडवोकेट्स हैं, अटॉर्नीज हैं, कहीं पे नासा में हैं, कहीं इंडिया में तो डिफेंस में इतने सारे रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो सारी दुनिया में आज ज्ञान और एक ह्यूमैनिटी का प्रकाश फैला रहे हैं, और जिन्होंने जुल्म किया उनके बच्चे गरीबी में पत्थर थे। तो ये उन सब माँ बाप जिनका त्याग और तपस्या, जिनका संघर्ष से उनके बच्चों को ये सफलता मिली, उनके बच्चे मतलब हमारे बच्चों को ये सफलता मिली, मतलब भारत को ये सफलता मिली, ये सरस्वती की उपासना की जो सफलता है ये उसकी सफलता। आज जैसे एक जमीन रेगिस्तान की बंजर हो जाती है, कोई उसमें पानी ही नहीं पड़े अगर तो और क्रैक्स आते जाते हैं, ऐसे ही हमारे जो मूल हमारी कॉन्शियसनेस है उसके साथ हो गया। हम लोगों को हमेशा बांटने की कोशिश, तुम ये हो तुम वो हो, पूरे भारत में ऐसा विश्वास हो गया कि कश्मीर कोई अलग जगह। आम भारत में लोग ये पूछने लगे थे कि जम्मू में बर्फ गिरती है तो क्या होता है? जम्मू में बर्फ नहीं गिरती, पर जम्मू कश्मीर आमतौर पे, मैं तो महाराष्ट्र में हमेशा मुझसे बहुत लोग पूछते थे, अच्छा वहाँ शूटिंग कर रहे थे जम्मू में बर्फ ही नहीं थी, वैष्णो देवी लोगों को लगता है बर्फ गिरती है। हमने कश्मीर को सिर्फ नक्शे में ही नहीं, अपने दिमाग से भी टेढ़ा मेढ़ा बना के हमें प्रेजेंट कर दिया गया। जो बच्चा स्कूल कॉलेज जा रहा था उसको पता ही नहीं इसका सत्य क्या है। आज इस फिल्म के जरिए सबको ये पता चल गया कि बिना कश्मीर के भारत का कोई अस्तित्व नहीं। ये उस बात की सफलता है। आज भारत का जो जितना ज्ञान है, जो नॉलेज है, हमारी जो मूल वैल्यूज है, वो मूलतः आप देखिए कश्मीर से ही वो ज्ञान की गंगा बहती है, और इसीलिए कश्मीर को सेंटर ऑफ नॉलेज बोला गया हमेशा। और ये भारतीयों ने नहीं, विश्व में चाइनीज लोगों ने लिखा है, उन्हें भी नॉलेज सेंटर बोला है, रोमन एम्पायर ने भी इसको नॉलेज सेंटर बोला था, ईरान इराक में तो ये फेमस ही था कि वो नॉलेज सेंटर है, और ग्रीक लोगों ने भी बोला। सारा विश्व मानता था कि कश्मीर जो है वो भारत का एक नॉलेज सेंटर है, क्योंकि जितने ज्ञानी लोग हैं वहाँ जाके वहाँ पे अध्ययन करते थे, तपस्या करते थे, इसलिए शंकराचार्य भी तपस्या करते थे। ये शिव और सरस्वती की जमीन है। तो जो लोग कहते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड लैंड है, तो आप अगर आज सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, आपके घर पे कोई कब्जा करके बैठ गया हो, तो सबसे पहला सवाल कोर्ट यही पूछेगा ना, भाई ओरिजिनल टाइटल किसका है? बात तो वहां से शुरू होगी। हमको उलझा दिया गया था कि 1947 में क्या हुआ था। 1947 एक सिविलाइजेशनल नेशन जो है उसका तो एक बहुत छोटा सा एक साल है। भारत का निर्माण 1947 को नहीं हुआ। तो ये तो कोई भी एक 5 साल का बच्चा भी बता सकता है कि ये शिव और सरस्वती की जमीन है, या अभिनव गुप्ता की जमीन है, जहाँ उपनिषद लिखे गए वहाँ की जमीन है, जहाँ पतंजलि ने योग सूत्र लिखे वहाँ की जमीन है, ये तो नाट्यशास्त्र जहाँ भरत ने लिखा उसकी जमीन है, जहाँ पंचतंत्र लिखे गए उसकी जमीन है। तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इस फिल्म को देखने के बाद जो भी देखता है उसको कोई यह बहका नहीं सकता उस युवा को कि इसका ओरिजिनल टाइटल किसका है। ये उस हर युवा की जीत, ये उसकी सक्सेस, ये हम सबकी सक्सेस। इसलिए सक्सेस को बांट के एक आदमी पे केंद्रित कर देना, ये बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स के साथ तो जायज है, मेरे साथ कृपया ये अन्याय ना करें। क्योंकि हम जब गए वहाँ उनसे पूछने के लिए तो हमें पता था कि हाँ इनके पिता की ये हत्या कर दी थी, लेकिन कैसे की थी ये नहीं पता था। तो हम गए उनके पास, इतना स्वागत हमारा किया उन्होंने। कश्मीरी पंडितों में एक हाँ हॉस्पिटैलिटी के लिए तो वो जाने जाते हैं, और उनका एक कुछ ऐसा खास रिचुअल है कि जब टेबल पे वो खाना रखते हैं तो उसमें कुछ 7 या 9 रंग वो टेबल पे दिखने चाहिए, ऐसा कुछ एक कस्टम है। तो सारी डिशेस उनकी जो भी है वो दम आलू से लेके और राजमा और याखनी से लेके सब कुछ था वहाँ पे, और हमें नाम बता रहे थे कि ये है ये है। बड़े प्यार से हमें खाना खिलाया उन्होंने, खूब गप्पे हुई, सब हुआ। फिर हमने कहा चलिए इंटरव्यू के लिए बैठते हैं।
तो मैंने कहा मुझे पता है आपके पिताजी की हत्या हुई थी, तो हम लोग बचपन से शुरू करते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा बचपन हमारा। हमारे जो नेबर्स थे बहुत प्यार से हम लोग रहते थे। शिवरात्रि पे वो हमारे यहाँ आते थे, हम ईद पे उनके यहाँ जाते थे। वो सब हुआ और फिर मैंने कहा वो इंसिडेंट बताइए मुझे। और वो इंसिडेंट बिल्कुल मतलब एक्सप्रेशन नहीं थे उनके चेहरे पे जब वो बात करने लगे उसके बारे में। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को पहले तो गोली मार दी थी और जब वो मर गए तो उनके शरीर के 50 टुकड़े किए गए और एक बोरी में भर के झेलम में फेंक दिया। और 2-3 दिन बाद जब वो बोरी ऊपर आई तो उसमें शायद उनका कोई आई कार्ड था या कुछ था, उसका कुछ कोना मिल गया, इसलिए पता चला कि हाँ ये इनके शरीर के हिस्से हैं। अब आप सोचिए कि जिनके साथ हमने कुछ देर पहले खाना खाया हो, जिनके परिवार के साथ हम लोग मिले हैं, चाय पी रहे हैं, डिजर्ट्स खा रहे हैं, मिठाई खाई उनके साथ, और उनके जीवन में इतनी पीड़ा होगी ये हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ऐसे एक के बाद एक मतलब आपकी कल्पना के बाहर है कि हत्या तो मतलब बहुत ही मामूली शब्द लगता है उसके सामने। अगर मैं कुछ और थोड़ा सा बताऊं, अगर किसी को तकलीफ ना हो यहाँ पर, जो एक इंटरव्यू में एक महिला ने हमसे कहा कि उनके पिताजी को गोलियों से भून दिया था पूरी, और सीधा पुलिस उनको पोस्टमार्टम के लिए ले गई। तो पोस्टमार्टम किया उनका और बॉडी वापस मिली तो जगह जगह गोलियों के निशान थे, और पोस्टमार्टम करने के बाद वो सिलाई भी ढंग से हुई नहीं थी, तो सब अंदर के ऑर्गन्स दिख रहे थे उनके। और वो इतनी रो रही थी जब वो ये बता रही थी, और मुझसे कहने लगी कि अपने पिता को कभी किसी भी लड़की ने अपने पिता को कभी निर्वस्त्र नहीं देखा होगा, मुझे देखना पड़ा क्योंकि मुझे उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें नहलाना था, और तब ये मैंने सब किया। तो ये ऐसे रोज 3-4 अलग अलग जगह से ऐसी दर्दनाक पीड़ादायी चीज़ें हम लोग सुन रहे थे कि ये जब किस्सा मैंने सुना तो मैं मेरे कैमरे के पीछे थे, वो महिला बैठी थी, उनके पीछे एक कैमरा था जो मेरे ऊपर था, मेरे उसके पीछे बैठे हुए थे। तो मैं ऐसा इशारा करने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद सांस नहीं ले पा रही हूँ, इतनी घुटन मुझे महसूस होने लगी। और मैंने कहा रहने तो मुझसे नहीं हो रहा इंटरव्यू, और मैं उठ गई ऑलमोस्ट, और फिर एकदम से बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सुन के सहन नहीं कर पा रही हूँ। ये महिला उसमें 30 सालों से यही जख्म अपने दिल में लेके वो जी रही है, और सिर्फ जी रही है, वो इसका क्लोजर भी नहीं मिला है क्योंकि किसी को सजा नहीं हुई है। उनके पिता के साथ जिन्होंने ये किया है कोई भी गया नहीं है, जेल FIR नहीं है, कुछ नहीं है। और आज 32 साल हो गए इस बात को, ये सारे जख्म लेके जब वो बैठे हैं इतने दिनों से, और किसी ने सुना तक नहीं उनको। और हम लोग भारत की इतनी महानता की बात करते हैं, हम विश्वगुरु अपने आप को कहलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या किया है हमने अपने देश में। जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है, जिस तरह से सच्चाई लोग जान रहे हैं, जानना चाहूंगी कि PM से आप मिले, किस तरह से मतलब उन्होंने आपको बताया, या फिर आप किस तरह से उनसे बात किए टैक्स के लिए, या फिर अमित शाह से क्या कुछ बात हुई, ये जानना चाहिए। नहीं बिल्कुल। किस तरह से आप फील करते हैं जब इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे, मतलब जब आप ट्रेलर लॉन्च कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि 400 स्क्रीन मिल रहे हैं, और उस टाइम भी उस टाइम भी आप बोल रहे थे कि पता नहीं ये रीच पहुंच पाएगी कि नहीं, पर अब ये रीच पहुंच पा रही है, और इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल भी बहुत ही ज्यादा सराहा जा रहा है। तो क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है, और PM मोदी से मिलकर क्या कुछ मतलब? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में ये बताना चाहता हूँ, काफ़ी चिंतित हैं इस बात को लेके कि जो ह्यूमन राइट्स हमारे सैनिकों के, आर्मी वालों के, कश्मीरी हिंदुओं के, वो हर व्यक्ति जो टेररिज्म से जिसकी जान जाती है उसकी ह्यूमन राइट्स को लेके काफ़ी चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री जी वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि सारा विश्व एक परिवार है, हम सब भाई बहन हैं, उसको लेके काफ़ी चिंता करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इंडिपेंडेंट इतिहास में ह्यूमैनिटी के लिए
और ह्यूमन राइट्स के लिए इतना ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी की एक आदत है, वो ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करते हैं, पीछे से चुपचाप चींटी की तरह करते रहते हैं। जब काम हो जाता है, सफल हो जाता है, तो कहते हैं आज रात को 8 बजे मित्रों, और फिर वो अनाउंस कर देते हैं। और ये सत्य है, और मुझे उनकी आदत अच्छी भी लगती है, ऐसी आदत बुरी भी नहीं लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिज्म में जो उनका काम है, वो एक दिन बहुत दुनिया में उसका बोलबाला होगा। देखिए, मैं महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है, मैं जो कुछ हूँ आज महाराष्ट्र में ही हूँ। महाराष्ट्र के, अगर महाराष्ट्र में मेरे को स्वागत नहीं किया होता, अपनाया नहीं होता, तो मैं यहाँ क्यों होता ऐसा आज। और बाकी सारी स्टेट्स इसको टैक्स फ्री कर रही हैं। छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस की स्टेट है, वो टैक्स फ्री कर रही है। आज पंजाब से भी कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनने भी बोली ये बात। तो बाला साहब ठाकरे जो थे, उन्होंने एक दीवार बन के खड़े हो गए थे हिंदुओं के दुश्मनों के सामने। और इसीलिए उन्होंने, जब कश्मीर पे ये जेनोसाइड हुआ, तो कश्मीरी हिंदुओं को सबसे पहले, यहाँ पे शरण शब्द गलत है, पर उनको यहाँ पे आके पढ़ने, एजुकेट होने के लिए, देखिए उन्हें नहीं कहा नौकरी मैं तुम्हें कर रहा हूँ, पढ़ने के लिए उन्होंने किया। और वो कारण है कि आज सारे कश्मीरी हिंदू पुनर्स्थापित अपनी जिंदगी में हैं और वो लोग काफ़ी सक्सेसफुल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बाला साहब की आत्मा की शांति के लिए, उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए उद्धव ठाकरे जी और उनके पोते आदित्य ठाकरे जी इस पर विचार करें। और देखिए, ये फिल्म ये ना सोचें कि ये बीजेपी, कांग्रेस, विवेक अग्निहोत्री, वो, चलिए हम गलत हैं, मैं मानता हूँ हम नहीं सही हैं, आप ही सही हैं, पर कम से कम उन कश्मीरी हिंदुओं का तो सम्मान करिए जिनके लिए बाला साहब ने दिल खोल के उनके लिए काम किया। और हर कश्मीरी हिंदू मुझसे ये बात बोलता है कि सब जगह अगर हो रही है टैक्स फ्री, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रही। और उद्धव जी मैं पूरे आदर के साथ कहना चाहता हूँ, जिस तरह से उद्धव जी ने कोविड में लोगों की सहायता की है, बहुत अच्छा काम किया है। और वो इसको भी ज़रूर बिजी होंगे, उनकी कोई मजबूरी होगी, उनको देर हो गई, लेकिन वो ज़रूर इस पर विचार करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कुछ एक दिन के अंदर अंदर वो इसको टॅक्स फ्री जरूर। खूपच विलक्षण गोष्ट इतक्या पटकन घडली आहे, कारण आम्हाला थोडं अपेक्षित होतं ज्या पद्धतीचं कथानक आहे आणि जे आम्ही दाखवतोय सिनेमामध्ये, आम्हाला कुठेतरी हा विश्वास होता की हा लोकांपर्यंत चित्रपट पोहोचेल, त्यांना आवडेलही आणि थोडा बहुत चालेलही हा, कारण ताशकंदच्या बॅकग्राऊंडवरती हा येत होता। पण पहिल्याच दिवशी एक अशी जी लाट आली याची मोठी की सकाळी जितकी आमच्याकडे प्रेक्षागृह होती त्याच्यापेक्षा जास्ती संध्याकाळी होती, म्हणजे पहिल्याच दिवशी हा आम्ही बदल बघायला लागलो। आणि आज मला वाटतं 5वा का 6वा दिवस असेल, आज काय आहे, आज बुध आहे ना, 5वा दिवस आहे आज, आजचा 6वा दिवस, आणि कुठच्या कुठे ही फिल्म पोहोचली आहे। तर हे मला असं वाटतं की हे सगळे आशीर्वाद आहेत खरं सांगू तर। आणि विवेकनी खास करून अत्यंत मेहनत घेतली आहे हा सिनेमा बनवण्यामध्ये, दिवस रात्र एक केली आहे, कारण आम्ही काही असं कमर्शियल चित्रपट आम्ही बनवत नाही, त्याच्यामुळे आमच्याकडे अशी 25 लोक कामाला वगैरे असं नाही आहे। आमचं एक खूप छोटं युनिट आहे, मी, विवेक आणि पोस्ट प्रोडक्शनमध्ये माझा मुलगा आणि प्री प्रोडक्शनमध्ये माझी मुलगी, असे आम्ही सगळ्यांनी मिळून आमची कामं वाटून घेतली आहेत। आता हे अमेरिकेचा दौरा सुरू झाल्यापासूनचं आम्हीच दोघं जण करतोय सगळं, तर त्यामुळे आम्हाला सवय नाही आहे खरं सांगायचं तर। आता हे जे होतंय हे सगळं पाहायची, हा सगळा अनुभव घ्यायची, याची आम्हाला सवय नाही आहे। पण हात जोडून मी सगळ्या प्रेक्षकांना अगदी मनपूर्वक आभार मानते की जो पाठिंबा त्यांनी दिलाय हे सत्य समोर आणण्यासाठी। आणि मला वाटतं हा कुठेतरी हा मेसेज बाहेर जाणं खूप गरजेचं होतं, कारण आपल्याला सगळ्यांना लोक म्हणायचे की आपल्यामध्येच खूप फूट आहे, तर हाही मेसेज बाहेर जाणं गरजेचं होतं की नाही, आपण एकत्र आहोत सगळे। भारतीयता काय आहे आज सगळ्यांना दिसतेय, आणि ती फक्त भारतात नाही तर भारताबाहेर राहणारे सुद्धा जे भारतीय आहेत, प्रवासी भारतीय आहेत, तिकडे सुद्धा वेगवेगळ्या देशांमध्ये जेव्हा हाऊसफुल हा शो जातोय आणि तिकडे चित्रपट संपल्यानंतर जनगण मन गायलं जातंय आपलं, ह्यापेक्षा आणखीन मोठा आशीर्वाद आणखीन काय मागू शकतो आपण। वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह का प्यार हमें मिल रहा है और जिस तरह से लोग फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं वो बहुत ही कमाल है। बट सच कहूँ मैं बहुत इमोशनल हूँ और लोगों से
यही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच इस फिल्म को अपना बनाने के लिए, इसको इतना प्यार देने के लिए, इसके बारे में बात करने के लिए, इसके बारे में सोशल मीडिया पर डिस्कस करने के लिए, इसकी तारीफ़ करने के लिए। और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि लोग अपील कर रहे हैं कि कोई पायरेटेड जो भी जिसके पास है वो डिलीट कर दें। तो मैं भी आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़, ये फिल्म बहुत शिद्दत से बनाई गई है, हमने बहुत खून पसीना इसमें डाला है। तो आप प्लीज़ अगर इसको थिएटर में देखेंगे तो ये हमारे लिए तो सहयोग होगा ही होगा, बल्कि सबके लिए होगा जो इस सच को बाहर लाना चाहते हैं। बहुत सारी जगह टैक्स फ्री भी हो गई है, ये कितना खुशी देने वाली बात है। बिल्कुल, जब टैक्स फ्री हो जाती है तो आधा रेट हो जाता है ऑलमोस्ट टिकट्स का। तो ये जो हमारे देश में काफ़ी लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो भी अब इस फिल्म को देखना चाहेंगे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि इस फिल्म का एक्सपीरियंस बड़े पर्दे पे लिया जाए। तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ हर स्टेट का जिन्होंने भी हमारी फिल्म को टैक्स फ्री किया है। ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी हेल्प है, और लोगों के लिए भी, वो लोग बहुत खुश हैं और इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये हमारे आम आदमी तो सराह ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे पीएम भी बहुत ही ज़्यादा सराहना दिया है इस फिल्म को। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, किस तरह की फीलिंग होती है जब इतने बड़े ये पर्सनालिटी जब तारीफ करते हैं, और अमित शाह भी उन्होंने जी, मैं तो 9th क्लाउड में हूँ इस वक्त। मैं बयान नहीं कर सकता, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी फिल्म की तारीफ़ की है और उन्होंने लोगों से गुजारिश भी की है इस फिल्म को ज़रूर देखें। तो एक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए, पूरी टीम के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, इस फिल्म की तारीफ़ कर रहे हैं। तो कृतज्ञ हैं सर, थैंक्स अ टन एंड लव यू सो मच। डे 1 से जिस तरह से शूटिंग का डे 1 था, उस दिन से आज तक किस तरह से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे, जिस तरह से सक्सेसफुल रहा है? ये जर्नी बहुत टफ रही है हमारे लिए। मेरी पहली मीटिंग पल्लवी मैम के साथ जब उन्होंने हमें वीडियोस दिखाए थे, और जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तब से लेकर जब तक फिल्म ख़त्म हुई तब तक एक कह सकते हैं कि बहुत टेंस्ड माहौल रहा, बहुत ही, क्योंकि हम इस फिल्म को हमने कोशिश की कि इस फिल्म में अपनी दिलो जान लगाएं और इस फिल्म को दिल से करें, ना ही एक्ट करें, और हर कलाकार ने वही कोशिश की है, इसलिए लोगों को पसंद भी आ रही है। लोग फील कर रहे हैं कि वो फिल्म नहीं देख रहे हैं बल्कि सब कुछ उनके सामने घट रहा है। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए नहीं हो सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जिस फिल्म के लिए हमने अपनी दिलो जान लगा दिया वो उनके दिलों को छू रही है। रेटिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये कितना मैटर करता है? सच कहूँ तो बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब आपकी रेटिंग अच्छी होती है तो लगता है कि लोगों को, ऑडियंस को फिल्म पसंद आ रही है, क्योंकि उस फिल्म की वो रेटिंग दे रहे हैं, अच्छी रेटिंग दे रहे हैं। सेकंड ये है कि जब कलेक्शन आता है तो हम जैसे एक्टर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं कि इस तरह की और फिल्में बाहर आएँ, क्योंकि ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आई तभी तो इतना कलेक्शन आता है। तो कलेक्शन से बहुत फ़र्क पड़ता है, और मुझे उम्मीद है इस फिल्म के बाद कंटेंट ओरिएंटेड रियलिस्टिक सिनेमा की बहुत सारी फिल्में बनेंगी, बहुत सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सामने आएंगे और रियलिस्टिक टॉपिक पर फिल्म बनाएंगे। कर्नाटका में पहली बात तो वो हिजाब की कंट्रोवर्सी नहीं, वो बुर्के की कंट्रोवर्सी है। हिजाब तो सिर्फ सर में वो बांधने को कहते हैं, ये बुर्के की कंट्रोवर्सी है, और मीडिया उसको झूठ मूठ हिजाब कंट्रोवर्सी इसलिए बोल रहा है कि फॉरेन में, अमेरिका और बाकी जगह में हिजाब वर्ड को लेके थोड़ी सेंसिटिव हैं लोग। बुर्का बोलेंगे तो वो लोग भी उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। अमेरिका में बुर्का उर्का कोई नहीं एक्सेप्ट करता है, हिजाब तक ठीक है। तो ये, पर मैं उसके अगेंस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने कश्मीर को बहुत गहरा अध्ययन किया। कश्मीर में अगर आप देखें तो 80 के पहले की जो लड़कियां थीं वो बिल्कुल आपसे भी ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहनती। मॉडर्न का मतलब मेरा ये नहीं है कि कम कपड़े पहनना, मॉडर्न से मतलब वेस्टर्न जीन्स पहनती थी, शर्ट पहनती थी, टी शर्ट्स पहनती थी, हर तरह के कपड़े। और उन लोगों को ऐसा नहीं था कि कोई सोसाइटी बांध रही है कि तुम्हें ये पहनना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उनको स्वतंत्रता थी। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उन लोगों ने फिर लड़कियों को मार मार के पीट के ये बोला कि अगर तुम पूरा बुर्का नहीं पहनोगी और आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए। देखिए वहाँ पे जाली वाला बुर्का, कई जगह पे इतना दिखता है आंखें, वो भी नहीं, यानी तुम कुछ नहीं, तुम्हारी आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए, तुम्हें जेल की तरह। और मार मार के उनको बुर्का पहनाना शुरू किया। और सिर्फ उतना ही नहीं, जब ये प्रोसेस पूरी हो गई लड़कियों को बुर्का पहनाने की, आप एक महिला हैं, आप समझ सकती हैं, उसके बाद जो दूसरी लड़कियाँ थीं उन लोगों को बोला तुम तिलक लगाओ ताकि पता चले दूर से कि तुम हिंदू हो और हम तुमको पकड़ सकें।
तो मुझे पता है ये कैसे शुरू होता है। सारी दुनिया में, अफ़गानिस्तान, ईरान में देखिए आप, इराक में देखिए, वहाँ पे लड़कियाँ छोटे छोटे स्कर्ट पहनती थीं, बीचेस में बिकिनी पहन के जाती थी, उन सब की फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। लेकिन जब टेररिज्म घुसा वहाँ पे, ये इस्लामिक टेररिज्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जाते ही घुसते ही साथ सबसे पहले महिलाओं का और वीकर सेक्शंस को दबाता है, टॉर्चर करता है, उनको बुर्के के अंदर भर देता है, और फिर सारे जो मेल हैं, पेट्रियार्की जो है वो टेक ओवर कर लेती है, और बंदूकों के सहारे फिर ना तो आपको गाने की आज़ादी है, ना डांस करने की आज़ादी है, ना कविता लिखने की आज़ादी है, ना एक्टिंग करने की, आपसे सारी आज़ादी छीन ली जाती है। और धीरे धीरे वहाँ से आर्ट, लिटरेचर सब ख़त्म हो जाता है, और सिर्फ बंदूकों के राज में वही लोग रह पाते हैं जो उन बंदूकों के ऑर्डर को मानते हैं। इसलिए मैं इसके अगेंस्ट हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। दैट्स द रीज़न।